नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी निरंतर कर रहे होंगे। मैं कुसुम आपका स्वागत करती हूँ मेरी इस क्लास में। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संवैधानिक विकास। तो जो संवैधानिक विकास है, उसको लेकर हमने 2 क्लासें कर ली हैं, जिसमें हमने 77 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। इस क्लास में हम 1919 और 1935 का जो अधिनियम है, उससे संबंधित क्वेश्चन हैं आज की क्लास में। और जितने भी कुछ इस दौरान घटनाएँ हुई थी, वो भी इसके अंदर आती रहेंगी। तो जो संवैधानिक विकास है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में एक क्लास और हो जाएगी। तो उसमें सारा ये जो संवैधानिक विकास है, ये पूरा का पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप अच्छे से देखना, ये जो जितने भी प्रश्न मैं करवा रही हूँ, ये सारे ही प्रश्न पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ और जो हमारा स्कूल व्याख्याता का पेपर है, उससे संबंधित ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आप अच्छे से इनको देखना, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे। जो ये क्वेश्चन हैं, ये बेहद इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आप इनको अच्छे से करते जाना, जिससे आप लोगों का एक फास्ट रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं। आज उससे आगे का क्वेश्चन है 78 नंबर का। ये कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें कथन है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था करी। तो ये कथन और कारण दिए हुए हैं। तो कथन क्या है? 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है, उसने प्रांतों में क्या करी थी? द्वैत शासन की व्यवस्था करी थी। कारण क्या था? यह 1917 की मोंटेग्यू घोषणा की भावना के अनुकूल था। तो ये जो कथन है, ये भी सही लग रहा है और इस कारण दोनों ही ये सही हैं। दोनों ही क्या है? सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी सही कर रहे हैं। जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम है, उसने प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था करी थी। कारण था इसका कि यह 1917 की जो मोंटेग्यू घोषणा थी, उसकी भावना के क्या था? ये अनुकूल था। तो क्या हुआ इसका आंसर? ये ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। जो मोंटेग्यू घोषणा है, उसमें उत्तरदायी सरकार का वादा किया गया था और 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में आंशिक रूप से मंत्रियों को शासन सौंपकर, यानी कि द्वैत शासन, उसी दिशा में ये पहला कदम उठाया गया था। अगला प्रश्न है, 1919 में जब मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉयड जॉर्ज थे, लॉर्ड जॉर्ज जिनको बोलते हैं, लॉयड जॉर्ज। तो ये थे उस समय प्रधानमंत्री। 1916 से लेकर 1922 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज थे और उन्हीं के कार्यकाल में भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 इसमें से किस पर आधारित था? तो जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसमें से जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है, उस पर आधारित है। किस पर आधारित है? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर ये आधारित है। 1919 के अधिनियम ने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसे भारत सचिव मोंटेग्यू और वायसराय जो चेम्सफोर्ड थे उस टाइम, उनकी संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर इसको क्या किया गया था? तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये संवैधानिक सुधारों से संबंधित है। किससे संबंधित है? संवैधानिक सुधारों से। इन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य भारत की शासन व्यवस्था में सुधार करना और संवैधानिक ढांचे में भारतीय थे, उनकी भागीदारी को बढ़ाना था। अगला प्रश्न है, द्वैत शासन प्रणाली का सिद्धांत कब लागू हुआ था? तो ये 1919 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसके माध्यम से पहली बार प्रांतीय स्तर पर शासन के जो विषय थे, उनको आरक्षित और जो हस्तांतरित वर्ग थे, उनमें बांटा गया था। नहीं, 2 वर्गों में बांटा गया था, आरक्षित और हस्तांतरित में। और ये बांटकर इसे द्वैत शासन लागू किया गया था। क्या किया गया था? द्वैत शासन लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये किसको निर्दिष्ट करता है? केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन? नहीं, ये तो नहीं है। 2 सरकार अथवा केंद्र और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना? ये भी नहीं है। 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में? ये भी नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन तो है नहीं। अगला देखते हैं, प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन? ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, प्रांतों में 2 वर्गों में क्या हुआ था? प्रांतीय विषयों को 2 भागों में इसमें बांटा गया था, एक आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। और इसी विभाजन को क्या बोला गया था? द्वैत शासन बोला गया था। अगला प्रश्न है,
किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में आईसीएस भर्ती परीक्षा का प्रावधान किया गया था? तो ये भी भारत सरकार अधिनियम 1919 के दौरान ही प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ही जो ये मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार था, इसके तहत ही भारत में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम में सृजन हुआ? तो ये 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम, तो इसमें ही क्या हुआ था, ये सृजन हुआ था। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से भारत के हाई कमिश्नर जो उच्चायुक्त थे उसकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया और जिसका कार्यकाल लंदन में स्थित था। जिसका कार्यालय कार्यकाल नहीं, जिसका कार्यालय कहाँ स्थित था? लंदन में स्थित था। ध्यान रखना, लंदन में इसका कार्यालय स्थित था। अगला प्रश्न है, भारतीय ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किस अधिनियम में सर्वप्रथम किया गया था? तो जो भारतीय ईसाई थे, ये किया गया था 1919 में। भारतीय ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान कब किया गया? 1919 के अधिनियम में ये प्रावधान किया गया था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का इसमें विस्तार किया गया। सिखों, भारतीय ईसाइयों, जो एंग्लो इंडियंस थे और यूरोपियनों के लिए अलग निर्वाचक मंडल जो था उसकी व्यवस्था की गई थी इसमें। तो अलग निर्वाचन मंडल की इसमें व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों में राज्य परिषद के लिए मुस्लिम सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसमें 11 मुस्लिम सदस्यों की संख्या थी। 1919 के सुधारों के तहत जो गठित काउंसिलिंग ऑफ स्टेट यानी कि राज्य परिषद थी, उसमें मुस्लिम सदस्यों की संख्या यानी कि 11 उसमें सीटें आरक्षित की गई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के केंद्रीय व्यवस्थापिका में द्विसदनीय जो व्यवस्था है उसका प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं पिछले एग्जामों में बने हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं इसमें। इसकी व्याख्या देखो, ये जो अधिनियम है इसके द्वारा केंद्र में पहली बार द्विसदनीय जो व्यवस्था विधायिका थी, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। इसको स्थापित किया गया था इसके अंदर ही। कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। तो जो पहला कथन है वो है जो द्विशासन है उसका अर्थ है प्रशासन के विषयों का 2 वर्गों में विभाजन। इसका क्या अर्थ है? प्रशासन का 2 वर्गों में विभाजन। तो ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा है कारण, प्रांतों में उत्तरदायी बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो दोनों ही ऑप्शन क्या है? सही है। और जो आर जो ये है कारण, ये एक ही सही क्या कर रहा है? व्याख्या भी कर रहा है। ध्यान रखना। तो इसका आंसर आ जाएगा ए नंबर का ही आ जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं। आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। इसका जो व्याख्या है वो देखते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन के तहत विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया, हमने देख लिया था। धीरे धीरे भारतीयों को शासन की जिम्मेदारी भी इससे सौंपी जा सके, ऐसा इसमें प्रावधान था। अगला प्रश्न है, ये भी कथन कारण को लेकर है। तो बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं कथन कारण को लेके, तो आप अच्छे से देखना इनको। जो कथन है वो है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रस्तावना में किए गए वायदे को सरकार ने दृढ़ता से अपनाया। तो ये कथन क्या है? ये कथन भी सही है। दूसरा है कारण, यह निसंदेह उत्तरदायी सरकार के प्राप्त करने की दिशा में एक निश्चित क्या था? एक निश्चित कदम था। तो ये भी हमें सही लग रहा है। तो दोनों ही सही हैं। और क्या है इसमें? आर जो आर क्या है? कारण है। ये ए यानी कि कथन की सही व्याख्या करता है। तो ये ऑप्शन ही इसमें सही आ जाएगा। जो 1919 का अधिनियम है वो भारत में क्रमिक जो रूप है उससे उत्तरदायी सरकार की स्थापना के उद्देश्य से लाया गया है, जैसे कि प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित करना है। किसको चिन्हित करना है? असत्य कथन को। तो यह अधिनियम 1921 में लागू हुआ, ये बिल्कुल गलत है। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से इसमें असत्य कथन को चिन्हित करना है। किसको चिन्हित करना है? असत्य कथन को। तो 1919 के बारे में पूछा गया है। यह अधिनियम 1921 में लागू हुआ। हाँ बिल्कुल सही है ये कथन। ये बिल्कुल सत्य कथन है कि ये 1921 में लागू हुआ था।
यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि 1909 का जो अधिनियम था वो मार्ले मिंटो सुधार था। तीसरा ऑप्शन है मोंटेग्यू भारत के राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, ये भी बिल्कुल सही है। और अगला है इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो ये वाला कथन है ब ऑप्शन, ये बिल्कुल असत्य कथन है, ये गलत है ब ऑप्शन, क्योंकि 1919 के अधिनियम में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मार्ले मिंटो कब आया था? 1909 के अधिनियम को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है कथन कारण को लेकर ही है ये भी। तो पहला है भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा व उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रित ही रही। तो ये बिल्कुल सही कथन है। कारण क्या था? कारण है सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ध्यान रखना ये ऑप्शन पहला ही आ जाएगा इसमें। हालांकि प्रांतों को कुछ अधिकार सौंपे गए थे, लेकिन अंतिम नियंत्रण केंद्र के पास ही था, जिसे शासन का मूल स्वरूप जो एकात्मक है वो बना रहा। ये ध्यान रखना, मूल स्वरूप क्या बना रहा? एकात्मक ही बना रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था, ऐसा पूछा गया है। तो जो साइमन कमीशन है उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए क्या हुआ था? जन आंदोलन हुआ था। इसको अच्छे से ध्यान रखना आप। जो भारतीय हैं उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया क्योंकि इसके जो सभी 7 सदस्य थे वो कौन थे? अंग्रेज थे। इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिसे भारतीयों ने क्या अपना अपमान समझा था। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। तो उन दूसरे कथन है ए और कारण है आर। तो हम देखते हैं इसको। कथन क्या है? ए, कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। किसने? कांग्रेस ने साइमन कमीशन का क्या किया था? बहिष्कार किया था, ये बिल्कुल सही बात है। कारण था कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो ये भी बिल्कुल सही है। और आर है कथन, यानी कि आर जो कारण है वो कथन ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ये ऑप्शन ही इसमें सही आ जाएगा। क्योंकि कांग्रेस के लगभग सब जो जितने भी सदस्य थे, लगभग सभी भारतीय दलों ने क्या करा था? कमीशन का के श्वेत होने के कारण इसका बहिष्कार किया था, यानी कि इसमें सभी अंग्रेज थे, इसलिए इसका बहिष्कार करा था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ये ध्यान रखना है अपने को। इसमें सत्य कथन पूछा गया है। इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुष्टि दी थी, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है हमें। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया, नहीं। इसने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया, ये भी नहीं है। तो ए ऑप्शन सही लग रहा है। इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सर्जित करने की संतुष्टि की ब्रिटिश भर्ती का वेतन भारतीय भर्ती की तुलना में अधिक होगा, नहीं, ये भी सही नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है ए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की गई थी, तो ये ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न है, जो साइमन कमीशन है इसने सुझाव दिया था कि प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर वहां पूरी तरह से उत्तरदायी शासन लागू किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा साइमन कमीशन के संबंध में सही है? ये भी ऐसे ही पूछा गया है कि कौन सा इसमें सही है। पहला है, उसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, तो ये सही नहीं लग रहा। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। 19 कथनों में साइमन कमीशन के संदर्भ में सही है ऐसे पूछा गया है। अच्छा, सही पूछ रहा है, तो देखते हैं दोबारा से। निम्नलिखित कथनों में साइमन कमीशन के संबंध में सही है, तो इसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, ये भी बिल्कुल सही है। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, ये भी सही है। और इसका अगला ऑप्शन है, भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था, ये भी सही है। तो चारों ऑप्शन ही इसमें सही हैं, तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? उपयुक्त
सभी ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि जो सारे कथन है वो सत्य हैं। कमीशन का उद्देश्य क्या था? 1919 की जो सुधारों की समीक्षा करना था और इसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे और इसने केंद्र में संघीय ढांचे की बात भी कही थी। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय घातक रूप से घायल हुए थे, तो वो हुए थे साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में। कब हुए थे? साइमन कमीशन के विरुद्ध जब प्रदर्शन हुआ था तो उसमें घातक रूप से घायल हो गए थे, क्योंकि 1928 में जो लाहौर में जब साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते समय पुलिस की जो लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय क्या हो गए थे? गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिससे बाद में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष 1928 में कांग्रेसी नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो मोतीलाल नेहरू थे, इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू ने। भारत सचिव जो लॉर्ड बर्केनहेड हैं, उनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनी, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी संविधान का क्या किया गया था? मसौदा पेश किया गया था इसमें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मोतीलाल नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे? तो जो अरविंद घोष थे वो सदस्य नहीं थे। जो नेहरू समिति है उसमें सुभाष चंद्र बोस थे, सर अली इमाम, एम.एस. अणे और तेज बहादुर सुप्रू जैसे सदस्य शामिल थे, लेकिन अरविंद घोष इसके सदस्य नहीं थे। तो इन सदस्यों के नाम आप याद रखना कि कौन कौन से इसमें शामिल थे। अरविंद घोष इसमें शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई थी? तो किस किस की अनुशंसा हुई थी इसमें? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, इसकी अनुशंसा तो नहीं हुई थी, क्योंकि डोमिनियन स्टेट की उस समय मांग की हुई थी, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता की मांग इसमें नहीं हुई थी। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षण स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, तो इसकी मांग तो की गई थी। और तीसरा है संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, तो ये भी था। तो 2 और 3 ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। 2 और 3 जो ऑप्शन हैं वो सही हो जाएंगे। वह ऑप्शन, नेहरू रिपोर्ट ने पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय डोमिनियन स्टेट की मांग की थी, लेकिन इसने सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन को त्याग दिया और संयुक्त निर्वाचन और मौलिक अधिकारों की वकालत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें कौन कौन से सही हैं ये पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं, जो तेज बहादुर सुप्रू हैं, इन्होंने नेहरू रिपोर्ट का मसौदा बनाने में भाग लिया था, तो ये बिल्कुल सही है ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो तेज बहादुर सुप्रू थे, इन्होंने नेहरू रिपोर्ट का मसौदा जो तैयार करना था उसमें भाग लिया था। अगला है, नेहरू रिपोर्ट ने पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का सिद्धांत स्वीकार करा, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्थिति को भारत द्वारा वांछित शासन के प्रकार के रूप में परिभाषित किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। 1 और 3 ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट ने पृथक निर्वाचक मंडल के सिद्धांत को खारिज कर दिया था, जबकि जो तेज बहादुर सुप्रू और इसके निर्माण में भी शामिल हुए थे और डोमिनियन स्टेट का लक्ष्य भी रखा गया था। अगला प्रश्न है, जिन्ना द्वारा 14 सूत्रों के अंतर्गत पृथक चुनाव क्षेत्र आदि की मांग के पीछे क्या कारण था? तो नेहरू रिपोर्ट में आए प्रस्ताव की असहमति। क्या कारण था? नेहरू रिपोर्ट में जो आए प्रस्ताव थे उससे असहमति बनी हुई थी। मुस्लिम लीग के जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिमों के लिए प्रावधानों से असंतुष्ट होकर क्या करा था? 14 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत करी थी। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था, तो ये जो डोमिनियन स्टेट है इससे संबंधित थे। किससे संबंधित थे? डोमिनियन स्टेट से। जो लॉर्ड इरविन हैं, इनके द्वारा 1929 में की गई घोषणा का मुख्य उद्देश्य भारत को भविष्य में डोमिनियन स्टेट यानी कि जो अधिराज्य का दर्जा था उसको देने का इसमें आश्वासन देना था। अगला प्रश्न है, लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो जो के.टी. पाल थे, इन्होंने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था। किसने करा था? के.टी. पाल ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में ईसाइयों की ओर से के.टी. पाल ने हिस्सा लिया था। वहाँ विभिन्न वर्गों के 89 प्रतिनिधियों ने क्या करा था? हिस्सा लिया था। कितने?
89 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? तो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने भाग लिया था। तो जो गांधी इरविन समझौते के बाद में महात्मा गांधी ने क्या करा था, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था उसमें हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। क्या करना है? पहला कथन है, जो तेज बहादुर सुप्रू हैं, सर तेज बहादुर सुप्रू और मोहम्मद शफी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी की। तो ये कांग्रेस के रूप में सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, महात्मा जो गांधी जी थे इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी की, अभी हमने देखा था, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें दूसरा कथन सही है, क्योंकि कांग्रेस ने प्रथम सम्मेलन का बहिष्कार किया था, इसलिए सुप्रू और शफी कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में वहां नहीं थे। गांधी जी ने दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किया था। कांग्रेस की तरफ से पूछा गया है इसमें। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती जो सरोजनी नायडू हैं, इन्होंने किनके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया? तो भारत सरकार के द्वारा नामित इन्होंने हिस्सा लिया था, भारत सरकार के द्वारा नामित सदस्य के रूप में। तो जो सरोजनी नायडू हैं इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में भारत सरकार द्वारा नामित होकर भाग लिया था। आगे प्रश्न है कि दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण, तो वो देखना है। पहला कथन है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना कुछ प्राप्त किए ही समाप्त हो गया था। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि बिना कुछ प्राप्त किए ही वो समाप्त हो गया था। दूसरा कथन है, गांधी जी ने भगत सिंह की जेल से रिहाई की पूर्व शर्त रखी थी। बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी ने कोई शर्त इसमें नहीं रखी थी। तो सत्य ए है और असत्य आर है। सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण विफल रहा और गांधी जी ने भगत सिंह की रिहाई का सम्मेलन में भाग लेने की शर्त नहीं बनाया था, यानी कि ये कोई शर्त यहाँ पे नहीं रखी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जो कथन है उन पे विचार करना है हमें। पहला कथन है, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये देखो, ये प्रश्न कितनी बार घुमा फिरा के दिया गया है, तो इसको आप ध्यान रखना, आपके भी आ सकता है ये प्रश्न। कारण है इसका कि जो गांधी इरविन समझौता है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो ये पहला कथन असत्य था और दूसरा जो कारण है वो बिल्कुल सही था। तो ध्यान रखना, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बल्कि महात्मा गांधी जी ने करा था। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस का सम्मेलन में शामिल होना तय हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तो ये तीसरा गोलमेज जो सम्मेलन था वो 1932 में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम कब हुआ था ये देख लो, 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक 1932 के बीच में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, उस भारतीय का नाम बताइए जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो बाबा साहिब जो अम्बेडकर जी हैं, BR अम्बेडकर, इन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दलितों के प्रतिनिधि के रूप में इन सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया। उनके साथ तेज बहादुर सुप्रू ने भी तीनों सम्मेलनों में शिरकत करी थी, यानी कि भाग लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। तो देखते हैं कथन क्या है। पहला कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करा। बिल्कुल सही बात है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का क्या करा था? बहिष्कार करा था। दूसरा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के उपरांत गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। उपरांत नहीं हुए थे, ये पहले ही हो गए थे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है, सांप्रदायिक पंचाट जो गोलमेज सम्मेलनों से संबंध है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 सही हो जाएंगे इसमें।
जो गांधी इरविन समझौता है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले यानी कि मार्च 1931 से पहले ही हो गया था, न कि उसके बाद। बाकी तीनों कथन ऐतिहासिक रूप से सही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन है इस जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन है इसके विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 1935 के बाद में ही इसकी क्या हुई थी, 1935 के बाद में ये पारित हुआ था, परिणति इसकी पारित होने का प्रावधान था। दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश सरकार के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो एक और दो दोनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि तीनों सम्मेलनों की चर्चा के बाद ही 1935 का एक्ट बना था, जिसे केंद्र में एक संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा गया था। अगला प्रश्न है, 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 का निर्माण हुआ था। तो इसमें कौन थे, इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो इसके अध्यक्ष थे। जो लॉर्ड लिनलिथगो हैं वो उस संयुक्त चयन समिति के अध्यक्ष थे, जिसने 1935 के अधिनियम के मसौदे की समीक्षा की थी। तो दोस्तों आज हम इतने ही करेंगे। इसके आगे के जो 1935 का अधिनियम है उससे संबंधित क्वेश्चन जितने भी बने हुए हैं पिछले कुछ एग्जामों में, वो अगली क्लास में कर लेंगे। बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। तो आज हम इतने ही करेंगे। आप अच्छे से देख लेना इन प्रश्नों को, सारे के सारे जो अपना फर्स्ट ग्रेड है, नेट, JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर, RAS, इनमें बने हुए प्रश्न है कुछ 2-4 सालों में। तो आप अच्छे से देखना इन प्रश्नों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे कथन कारण को लेकर हैं। तो आप एक बार रिवीजन कर लेना, आप लोगों का एक फास्ट रिवीजन हो जाएगा और जितने भी घटनाएं हुई हैं वो सारा इसमें कवर हो जाएगा आप लोगों का। संवैधानिक विकास जो हमारा पॉलिटी और इतिहास दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको अच्छे से देखना। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों से मेरी क्लासेज शेयर भी कर देना, लाइक और कमेंट भी करना दोस्तों। फिर कल मिलते हैं। आप लोगों के द्वारा इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद दोस्तों।